हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू केमिस्ट्री एंड। सो कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। एनटीए, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हिंदुस्तान में 12वीं के बाद जो आईआईटी जेईई का और नीट का एग्जाम होता है उसको कंडक्ट करवाती है और बाकी की बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। उन्होंने सडनली एक अनाउंसमेंट किया कि अब 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक और नया एग्जाम आ रहा है जिसको कहा जाएगा CUET। ना जो CUET है ये क्या है, ये क्यों इसकी जरूरत पड़ी और इससे हम क्या फायदा हो सकता है आने वाले टाइम में, क्या ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदल देगा। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था जो आने वाले टाइम में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीटली बदलने की कोशिश जरूर कर सकता है। हो सकता है इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी होंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि CUET एग्जाम के बारे में बेसिकली क्या डिटेल्स हैं। अब तक अगर आप लोगों को पता होगा कि एक 12th का बच्चा जब पढ़ता था तो उसके पास कुछ ऑप्शंस होते थे। 12th स्टैंडर्ड के बाद वो अगर इंजीनियरिंग करना चाहता था तो IIT जेईई का पेपर देता था। 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर वो मेडिकल लाइन में जाना चाहता था, यानी MBBS करना चाहता था या BDS वगैरह करना चाहता था, तो उसके लिए एक एग्जाम होता था जिसको कहा जाता था नीट। अब 12th स्टैंडर्ड का बच्चा जो जेईई देता था उसमें उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता था और नीट के पेपर के लिए उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होते थे। अगर कोई बच्चा मान लीजिए 12th स्टैंडर्ड के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल ना करना चाहे, अगर वो मान लीजिए BSc, BCom या BA करना चाहता था, जिसको हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कहते हैं, इसको हम UG कहते हैं, अंडर ग्रेजुएशन, अगर ये करना चाहता था, तो अब तक हमारे हिंदुस्तान में जो कानून था वो कानून ये था कि हम इसको 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देते थे। जैसे मुझे भी याद है जब मैंने 2012 में 12th स्टैंडर्ड पास करी और जब मुझे BSc करनी थी और मैं मुंबई के रुइया कॉलेज में अप्लाई करने के लिए गया, तो 12th स्टैंडर्ड के जो मेरे मार्क्स होते थे उसके बेसिस पे हमें एडमिशन दिया जाता था। और आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज में आता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्र सरकार के अंदर आती है, वहां पे अगर आपको उसके जो कॉलेजेस हैं वहां पे अगर आपको जैसे मान लीजिए कुछ कुछ ऐसे फील्ड है जैसे इकोनॉमिक्स है या लॉ है, वहां पे कभी कभी हमने देखा 100% तक कट ऑफ पहुंच जाती है। यानी जिस बच्चे को 12th स्टैंडर्ड में 100% मिला होगा वही एडमिशन ले सकता है। अब ये तो यार बहुत प्रॉब्लम हो गई। मतलब देखो, अलग अलग इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, हर स्टेट का 12th स्टैंडर्ड का अपना खुद का बोर्ड होता है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड की बात करो तो 12th स्टैंडर्ड में हमारे पास एक निकल के आता है जिसको कहा जाता है स्टेट बोर्ड। जैसे हरियाणा का एक स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र का एक स्टेट बोर्ड है, हो सकता है केरला का एक स्टेट बोर्ड होगा, वेस्ट बंगाल का अपना स्टेट बोर्ड होता है। और सिमिलरली हमारे पास एक आता है जिसको कहा जाता है CBSE, जिसको हम NCERT भी कहते हैं, NCERT पैटर्न जिसको कहा जाता है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो CBSE से बच्चा पढ़ता है, NCERT से बच्चा पढ़ता है, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पढ़ रहा हो, उसके लिए सिलेबस हमेशा सेम रहेगा। प्रॉब्लम हो जाती थी स्टेट बोर्ड के लिए। अब हर एक स्टेट बोर्ड का सिलेबस अलग अलग होता है। कोई स्टेट बोर्ड का अपना सिलेबस बहुत डिफिकल्ट बनाता है, कोई स्टेट बोर्ड अपना सिलेबस थोड़ा इजी बनाता है, कहीं पे मार्किंग स्कीम बहुत अलग होती है, कहीं प्रैक्टिकल को ज्यादा वेटेज है। मतलब हिंदुस्तान में हर जगह अलग अलग तरीके से डाइवर्सिटी आपको देखने मिलती थी 12th स्टैंडर्ड। मतलब मैं यूं कह सकता हूँ, कल को अगर मैं आपसे कहता हूँ एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को 90% मिला है महाराष्ट्र में और वही 90% अगर मिला है मान लीजिए बंगाल में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने सेम सिलेबस पढ़ा होगा या उसकी नॉलेज सेम होगी या उसने सेम डिफिकल्टी लेवल से पास किया होगा। सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जा रही थी कि बड़ा डाइवर्सिफाइड फील्ड था, डाइवर्सिफाइड था बच्चों के परसेंटेज के। अब मान लीजिए कोई बंगाल का बच्चा है, अगर वो जाके पढ़ना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर वो पढ़ना चाहता है 100%, हो सकता है बंगाल में किसी को 100% आता ही ना हो, हाईएस्ट परसेंट हो सकता है कि 80 हो या 85 हो। अब कोई मान लीजिए कर्नाटक का बच्चा होगा, वो जाके पढ़ना जाएगा महाराष्ट्र में जो नॉर्मली अगर मान लीजिए परसेंटेज मान लीजिए बच्चों को 90, 95, 98 मिल रहे हैं और वहां पे हार्डली अगर मान लीजिए कम परसेंटेज मिलते होते तो बड़ा कहते ना इनजस्टिस हो रही थी। तो एनटीए ने क्या किया, इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए एक नया एग्जाम प्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम हो जाएगा CUET। जो ये CUET का एग्जाम होगा ये फिलहाल सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हिंदुस्तान में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको थोड़ी देर के बाद बता दूंगा। अगर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको BSc करनी है या BCom करना है, यानी बैचलर्स की अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई करनी है, तो अब आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स को अब कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी, ये इवन न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स का हेडलाइन भी है। तो ये अगर आप देखो CUET इन जुलाई फॉर UG एडमिशन फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्लास 12 मार्क्स वॉन्ट काउंट। अब क्या ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए होगा? सिर्फ फिलहाल जो एनटीए ने प्रपोज किया है वो ये कहा है कि अभी के लिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे मान लीजिए मुंबई यूनिवर्सिटी कल को कह देती है कि भैया हम भी अगर BSc में एडमिशन देंगे तो CUET के मार्क्स के बेसिस पे देंगे, तो वो अलाउड है। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, MIT यूनिवर्सिटी कल को कह देती है कि हम भी UG एडमिशन देंगे आप CUET के एग्जाम के बेसिस पे, तो CUET अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए तो कंपलसरी कर दिया है।
जितनी भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अगर उसमें आपको अंडर ग्रेजुएशन के कोई भी कोर्सेज करने हैं तो ये कंपलसरी कर दिया है। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज पे और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे या जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है उनके ऊपर इसको छोड़ दिया है। आप अगर चाहो तो आप इसका मार्क्स ले सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, हमारे यहाँ बीएससी में एक एग्जाम होता है जैम का, आईआईटी जैम का एक एग्जाम होता है, जो बेसिकली होता तो है आईआईटी के लिए, लेकिन इस जैम के मार्क्स को आईसर में भी एडमिशन मिलता है, आईआईएससी बेंगलोर में भी इसी मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलता है, एनआईटीज भी जैम के स्कोर पे ही एडमिशन देती हैं। तो बेसिकली जैम कंडक्ट करवाती आईआईटीज हैं अपने एडमिशन के लिए, बट उनके रैंक पे, उनके स्कोर पे बाकी यूनिवर्सिटीज भी एडमिशन देती हैं। अब सोचिए, मान लीजिए एक बच्चा है जो पहले से श्योर है मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, वो जेई पे फोकस करेगा, जिसको मेडिकल करना था वो नीट की तैयारी करेगा, पर अब अगर आपको बीएससी बीकॉम या बीए करनी है तो आपको सीयूईटी के प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे जेई में पीसीएम आता था, नीट में पीसीबी आता था, सीयू सेट में क्या आएगा, सीयूईटी में क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे ना 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो होगा वो लैंग्वेज का होगा, यानी आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी भी एक लैंग्वेज का पेपर दोगे। जैसे 12th स्टैंडर्ड में भी होता था, आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी का पेपर देते थे, तो आपको एक लैंग्वेज का पेपर होगा। पेपर 2 जो होगा ना वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। मान लीजिए मुझे बीएससी करनी है फिजिक्स में, तो मैं पेपर 2 में फिजिक्स ऑप्शनल अपना सब्जेक्ट रख लूंगा। मुझे बीएससी करनी है केमिस्ट्री में, मेरा मन है करने का, तो मैं केमिस्ट्री को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखूंगा। कुल मिला के 27 सब्जेक्ट्स होते हैं। 27 सब्जेक्ट्स में आप बीएससी कर सकते हो। उसमें से आप 6 एग्जाम्स को सिलेक्ट कर सकते हो, किसी 6 टॉपिक्स पे आप एग्जाम दे सकते हो। पेपर 3 जो रखा गया है वो ऑप्शनल रखा गया है, जिसको एप्टीट्यूड कहा गया है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज कल को मान लीजिए कहती है कि नहीं भैया हमको पेपर 3 के मार्क्स को भी हम देखेंगे, तो आप पेपर 3 भी दे सकते हो। पेपर 3 को ऑप्शनल रखा गया है। तो इसकी सारी डिटेल, सिलेबस क्या होगा, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने वाली है। एनटीए ने अभी तक उसके बारे में कुछ रिलीज नहीं किए। कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, एनटीए के द्वारा जो चीजें अभी तक हमारे सामने आई हैं या जो हमको पता है उसके बारे में। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी और द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी, इसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस इज अ कंप्यूटराइज्ड एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वेयर इन 1 क्लास 12 मार्क्स वोंट मैटर, इट विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। इसके ऊपर भी बहुत सारा वाद विवाद चल रहा है कि भैया जो गांव में रहने वाले बंदे हैं, जहां तक आप इसको तो पूरे इंडिया में आप इसको अगर कॉमन कर रहे हो, तो जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, रूरल यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं या रूरल एरियाज के बच्चे हैं, वो सीबीटी एग्जाम कैसे दे पाएंगे? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कैसे करोगे? कैसे मेक श्योर करोगे कि इतनी लार्ज स्केल पे इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हो? देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आईआईटी जेई के लिए अगर आप देखो तो कुछ 12 से 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। अगर आप यूजी प्रोग्राम्स की बात करते हो, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करते हो, सर यहाँ बहुत बड़ा ऑडियंस है। अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा जनता है। मतलब आपको एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, सिर्फ बीएससी हिंदुस्तान में 47 लाख बच्चे करते हैं। 47 लाख बच्चे अगर हिंदुस्तान में सिर्फ बीएससी करते हैं, बीए करने के लिए ऑलमोस्ट 90 लाख बच्चे जो हैं वो बीए करते हैं हिंदुस्तान में, बीएससी करने के लिए ऑलमोस्ट 47 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं। इतनी वास्ट ऑडियंस, इतनी बड़ी क्राउड का आप एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाओगे? सी जेई नीट का पेपर जो होता है वो काफी लिमिटेड ऑडियंस होती है, 10 से 15 लाख की ऑडियंस होती है। सिमिलरली नीट जेई की भी, आप नीट और जेई की ऑडियंस को 5 लाख से 20 लाख के बीच में मान सकते हो। लेकिन यहाँ पर बीकॉम की ऑडियंस को भी अगर ऐड कर दिया जाए, और नॉट ओनली बीकॉम, यहाँ पे जो बैचलर्स होती है वो लॉ में भी होती है, इकोनॉमिक्स में भी होती है, 27 स्ट्रीम्स हैं। आप इतनी मास ऑडियंस को कैसे कंडक्ट करवाओगे? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो एनटीए के सामने है, इसीलिए काफी लोग इसके ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं। The decision to hold common entrance exam for 45 Central University of India was taken to provide a level playing ground to the students, as different states and national boards have different marking pattern which affect the college entrance procedure. इसके पीछे का मकसद सही है। देखिए जो करने की कोशिश की जा रही है वो बहुत सही की जा रही है कि भाई किसी तरीके से हम सबको एक लेवल ऑफ कर दें और कोई पार्शलिटी ना हो। The process becomes stressful for students with different cutoffs being set for students. अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कटऑफ्स होती हैं, अलग अलग मार्किंग स्कीम होती है, तो बच्चों को बड़ी दिक्कत होती थी, ये कंप्लेंट्स आई थी। Many students and their parents are of the opinion that class 12 board exam would lose its value if the marks was not being considered for college entrance exam. देख सोचिए, अब एक 12वीं का बच्चा जब जेई की तैयारी करता है तो वैसे ही वो स्टेट बोर्ड की तैयारी नहीं करता, वो जेई के में हो जाता है। मैं 12 साल से जेई पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है बच्चों का माइंडसेट क्या होता है। नीट की जब वो तैयारी करता है तो वो ऑलरेडी स्टेट बोर्ड के ऊपर फोकस नहीं करता, लास्ट के 3 महीने में पढ़ता है। अब जो बीएससी बीकॉम बीए करने वाले बच्चे थे, कम से कम वो तो 12 पढ़ते थे, वो तो थ्योरी पे ध्यान देते थे, सरकारी बुक्स पे जो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स होती थी उन पे ध्यान देते थे। लेकिन अब से क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक यानी स्टेट गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक की तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी।
क्योंकि अगर आपको ये तीन ही ऑप्शंस होते हैं, अगर तीनों करना है आपको तो आपको तीन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, जिसके लिए स्टेट बोर्ड की किताब का कोई रोल प्ले नहीं होगा। जैसे जेई में स्टेट बोर्ड का कोई लेना देना नहीं था, सीधा अगर आप देखो आईआईटी जेई भी जो था वो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है, नीट भी जो था वो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है। अब सीयूईटी भी एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब इनडायरेक्टली अगर आप देखो बच्चे को कुछ भी करना होगा उसे एनसीईआरटी की किताब तो पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप सिर्फ स्टेट बोर्ड की किताब पढ़ते हो तो आप सीयूईटी का एग्जाम निकालोगे कि नहीं निकालोगे, इस पे डाउट हो जाता है, क्योंकि हर एक स्टेट का सिलेबस हो सकता है एनसीईआरटी जितना हो या नहीं हो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। द यूजीसी चेयरमैन सेड दैट इट वाज द टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन देयर लर्निंग रेदर देन एग्जाम स्कोर। अब आपको पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना, स्कोर्स 12 के स्कोर्स को भूल जाओ। सिंस डिफरेंट यूनिवर्सिटी टेंड टू एक्सेप्ट दैट इंपॉर्टेंस गिवन टू 12 क्लास 12 मार्क्स एट देयर ओन लेवल, कॉलेज एडमिशंस विल नो मोर बी कैरिड आउट थ्रू क्लास 12 मार्क्स। तो भैया क्लास 12 में आपको 90 मिले या 65 मिले, अब फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फर्क अब इस बात से पड़ेगा कि क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अब तीसरा बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके पास हिंदुस्तान में आ चुका है आफ्टर जेई नीट, अब सीयूईटी की बारी है। सी देखिए लास्ट में however he added that some skill based courses will have practical components. The courses for CUET will be based on class 12 CBSE syllabus. सी देखिए जितना भी आपका एग्जाम होगा वो सीबीएसई सिलेबस पे बेस्ड होगा। द गाइडलाइंस फॉर द एग्जाम्स विल बी शेयर्ड विद द यूनिवर्सिटीज। आपको बहुत जल्दी यूजीसी के चेयरमैन ने कहा है, बहुत जल्दी आपको अप्रैल के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होने वाला है तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। अब देखिए ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, these are 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटीज अलग होती हैं, बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी होती हैं। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। आप अपना इसको आपको ये तो आपको मिल जाएगा गूगल पे भी ना। सी देखिए ये कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें, अगर ये क्यों एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड या स्केल को देखो 2011 और 12 से अगर आप देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये जो डाटा लिया हुआ है ये स्टैटिस्टिका 2022 के वेबसाइट से लिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बढ़ चुके हैं यूजी प्रोग्राम्स में। अंडर ग्रेजुएट का मतलब मैं सिर्फ बीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी वगैरह वगैरह सब इसके अंदर आ जाता है। कुछ 847 आप अगर देखो 847 यानी ऑलमोस्ट 84 लाख बच्चे, ऑलमोस्ट 84 लाख बच्चे 2019-2020 में एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे। कुछ और स्टैटिस्टिक्स अगर आपको बताऊं, ये भी हमने जो लिया है ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है, कि अगर आप देखो यहाँ पे कुछ 3 करोड़ बच्चे, ऑलमोस्ट 3 करोड़ स्टूडेंट्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं यूजी में। तो हिंदुस्तान में एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम ऑलमोस्ट 3 CR बच्चे एग्जाम देते हैं। तो आप अब जो सीयूईटी करवाने वाले हो वो आप 3 करोड़ की ऑडियंस के लिए सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आप सोचिए कितनी बड़ी मैग्नीट्यूड पे करवाया जाएगा। इसमें बीए के बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आप देखो 96 लाख बच्चे जो होते हैं वो बीए देते हैं। ये एक रफ फिगर है, ईयर टू ईयर ये थोड़ा वेरी होता रहता है। सेकंड नंबर पे बीएससी आता है। अब बीएससी में भी अगर आप देखिएगा तो बीएससी में भी 47 लाख है। तो बीएससी अगर आप सोचिएगा 47 लाख है, लेकिन इस बीएससी में भी अलग अलग होता है। बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी। इसमें भी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा ऑडियंस होता है। अब क्योंकि मैं केमिस्ट्री फील्ड से बिलोंग करता हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री की ही सबसे ज्यादा ऑडियंस होती है। तो इस 47 लाख में आप इमेजिन कर लीजिए कितनी केमिस्ट्री की ऑडियंस होगी। बीकॉम के ऑलमोस्ट 41 लाख बच्चे जो हैं वो एग्जाम देते हैं। फिर बीटेक, बीई आ जाता है आपके पास, मेडिकल आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाता है, लॉ आ जाता है। अब आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए ये सब करवाना पड़ेगा। अगर बीए, बीएससी और बीकॉम की अगर मैं बात देखूं तो ऑलमोस्ट अगर मैं 80 लाख भी मान के चलता हूँ, 40 लाख भी ऑन एन एवरेज मान के चलता हूँ, इसको 80 मान लेते हैं, इसको अगर हम 40 भी मान के चलते हैं तो सोचिए ऑलमोस्ट 2 करोड़ बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 2 करोड़ बच्चे हैं जो ये 3 मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर करेंगे। सो ये एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज थी। अब ये पेपर पैटर्न के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि पेपर पैटर्न कैसे होगा। पेपर 1 जो होगा सेक्शन ए लैंग्वेज में होगा। आप हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उर्दू, आसामी, बंगाली, पंजाबी, ओडिया एंड इंग्लिश में वो पेपर 1 दे सकते हो। पेपर 2 जो होगा वो डोमेन बेस्ड होगा। आपको किस डोमेन में देना है, 27 ऑफर्ड होते हैं जिसमें से आप 6 डोमेन्स में एग्जाम दे सकते हो। इसमें अगर आपको मेजर बताएं तो जैसे मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा आप इसमें दे सकते हो। आर्ट्स, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स, टेक्निक, एप्टीट्यूड ये सब दे सकते हो। सेक्शन सी जो होगा वो वोकेशनल या ओपन एलिजिबिलिटी या क्रॉस स्ट्रीम टेस्ट जिसको हम कहा जाता है, ये कंपलसरी नहीं होगा। पेपर 2 और पेपर 1 और पेपर 2 जो होगा सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये कंपलसरी होगा। दिस ऑप्शनल सेक्शन हैज 2 सब सेक्शन। आपको इसमें ऑप्शनल होगा डिपेंडिंग अपॉन कोई यूनिवर्सिटी इसके मार्क्स को इंपॉर्टेंट देती है या नहीं देती है। मेन टेक अवे मैसेज यहाँ से अब ये हो गया है
कि जो भी होगा वो एनसीईआरटी बुक्स पे, टेक्स्ट बुक पे बेस्ड होगा। इस वीडियो के थ्रू मैं बच्चों को अब ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, वो महाराष्ट्र से हो या वो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या कहीं से भी हो, आप अगर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला से बिलोंग करते हो, आपको एनसीईआरटी की बुक्स को अब पढ़ना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अगर आपको कुछ भी करना हो, जेई करना हो, नीट करना हो या सीयूईटी का एग्जाम देना हो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड कोई और डाउट्स वगैरह होंगे तो प्लीज आप दे दीजिएगा। एक बात बता दूं, अप्रैल के महीने में सारी इन्फॉर्मेशन आएगी एनटीए की वेबसाइट्स पे, और जून के महीने में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसी साल से आपका सीयूईटी के पैटर्न पे बेस्ड आपका एडमिशन होगा 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इस साल होगा। स्टेट यूनिवर्सिटी चाहें तो इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं एडमिशन देने के लिए। तो प्लीज आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहते हो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, वहां जाके चेक जरूर करना कि क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सीयूईटी का एग्जाम आ रहा है, क्या वो सीयूईटी का एग्जाम मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। कुछ बच्चे होंगे जो ये समझ के चलेंगे कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही हमें अब एग्जाम देना, हमें एडमिशन मिलेगा, लेकिन अगर गलती से आपके यूनिवर्सिटी ने सीयूईटी को कंपलसरी मान लिया या उसके मार्क्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो और अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरे या एग्जाम नहीं दिया, आप रह जाओगे। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, जो स्पेशली फिलहाल 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। ये जो बैच होगा उसको बहुत कम टाइम मिलेगा इसके लिए, क्योंकि पहला पैटर्न है, फर्स्ट टाइम कुछ इनको प्रिपरेशन भी नहीं मिली। ऐसा भी नहीं था 2 साल पहले अनाउंसमेंट की गई हो, अभी अनाउंसमेंट करी और अभी 3 महीने में इनका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा और तुरंत इनका एडमिशन हो जाएगा। तो इनके लिए बहुत कम टाइम ड्यूरेशन है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो ताकि जितना जल्दी उन्हें ये सब चीजों के बारे में पता चले वो अपना प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।